तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज हम बताएंगे जलमंडल। जलमंडल वह भाग जो पानी से जिसमें मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है, जो पानी का एक गोला है जिसमें अधिकतर पानी है। 70% पानी और 30% थल है, तो इसको जलमंडल कहते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला और हरा, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतर पानी है और एक तिहाई भाग में थल है, बाकी जल है। तो इसी कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से जब देखी जाती है तो क्या होता है, नीली दिखाई पड़ती है। और हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जहाँ थल है तो वहाँ पेड़ पौधे वन ज़्यादा हैं। इस कारण से हमें पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है। पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग थल से है। पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। ये मान लीजिए जितना पृथ्वी का एकत्रित जल है, ठीक है। उदाहरण के लिए जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जो जलमंडल है जिसमें महासागर है, समुद्र है, झीलें हैं, नदियां हैं और नाले हैं। जो मतलब जलमंडल में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो जलमंडल कहलाते हैं, ठीक है। इनमें महासागरों एवं नदियों, झीलों, हिमनदियों, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी शामिल हैं। जो ये जलमंडल है इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। नदियां हैं, झीलें हैं, पहाड़, नदियां, झीलें, हिम नदियां, मतलब बर्फ़ की नदी। बर्फ़ की जैसे नदी में क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बर्फ़ जम जाती है, तो उन्हीं को हिम नदी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि वह पीने लायक नहीं होता है। जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसका 97% भाग जो होता है पीने लायक नहीं होता है, 97.5%। लेकिन उसमें से जो भी 2.5% रहता है वही जल पीने योग्य होता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी का सारा जल है, ठीक है। इसमें से सिर्फ इतना सा भाग पीने योग्य है, ठीक। ये इतना सा भाग पीने योग्य है, बाकी सब अशुद्ध जल है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जल तो बहुत है लेकिन शुद्ध सिर्फ 2.5% है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता जो जल मतलब पीने योग्य नहीं, वो तो मानव के उपयोग में नहीं, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो बचा हुआ जल है वो क्या है, जैसे हिम नदी है, बर्फ के मतलब पहाड़ बन गए हैं, उसमें मतलब बर्फ जम गई है, तो ये हो गया है। जल का बहुत बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है। मतलब जो जल का जितना भाग है उसमें से सिर्फ 2.5% भाग जो है वो सिर्फ पीने योग्य है। मतलब आलवणीय मतलब शुद्ध जल, उसमें कोई ऐसे लवण नहीं है जो हम लोगों को मतलब हानि पहुंचाए, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी पानी की कमी महसूस करते हैं। अब जैसे कहीं भी क्या हो, पानी की बहुत कमी है। जैसे दिल्ली क्षेत्र में क्या है, दिल्ली में पानी तो है लेकिन वहाँ का जल खारा है क्योंकि यमुना नदी वहाँ बहती है, तो वहाँ क्या वो जो यमुना का पानी खारा है। अब आ गया महासागर।
देखते हैं महासागर क्या है। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर पाए गए हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर हैं वो जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जैसे जो मुखिया जिसे कहा जाता है, महासागर मुख्य जलमंडल है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जो जलमंडल है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरों का जल है वो हमेशा बहता रहता है, क्योंकि स्थिर नहीं, स्थिर जैसे नदियां हैं, जैसे तालाब हैं, झील हैं, इन सब का जल स्थिर रहता है। लेकिन जो महासागर है और झील नदी है, इन सब का जल क्या है, बहता रहता है। गतिशील रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की मुख्य 3 गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रशांत महासागर हैं। जैसे 5 महासागर हैं प्रमुख, जैसे प्रशांत महासागर है, और अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और दक्षिणी महासागर है, और आर्कटिक। ये 5 महासागर हैं जो मतलब बड़े से छोटे की ओर हैं। इसी में आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जो देखा जाए, जो प्रशांत महासागर है वह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग कौन था? मेरियाना ग्रत। जो पृथ्वी का सबसे गहरा और भाग है, मतलब जो प्रशांत महासागर, उसका जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना ग्रत, उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, ठीक है, महासागर है। मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो मेरियाना ग्रत है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 फीट। तो 11,022 फीट इसकी गहराई है, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर से स्थित है। जो एशिया, जो प्रशांत महासागर है, ये क्या है? जो वृत्ताकार है, ठीक है। तो जो वृत्ताकार है, ये इनके चारों, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है, ठीक। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। जो प्रशांत महासागर है, तो इन चारों की स्थिति का पता देखिए कैसे लगाते हैं। ये देखिए प्रशांत महासागर, एक मिनट, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये है प्रशांत महासागर। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। ये है क्या है? प्रशांत महासागर। और इसके आसपास कौन है? ये तुम्हारी उत्तरी अमेरिका है। एक मिनट। ये प्रशांत महासागर, ठीक है। ये इतना क्या है? प्रशांत महासागर। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये और ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब ये पूरा प्रशांत महासागर का भाग है। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर का भाग है। अरे पहुंच जाओ ऊपर महाराज।
पता लगाइए। अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस मतलब साउथ पोल पे स्थित है। एस अक्षर के आकार का स्थित है। ये जो है अटलांटिक महासागर है, ये किस प्रकार से है? ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब जो बनावट है, जो अटलांटिक महासागर किस तरीके से एस जो अक्षर है उसकी भांति है। एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व किनारे पर यूरोप स्थित है। यूरोप एवं अफ्रीका आर्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक द्वितीय है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा पर प्राकृतिक प्रक्षोभ दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है, क्या है फिर से समझ लेते हैं। ये जो अटलांटिक महासागर है ये एस अक्षर के भांति है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर एस अक्षर के तरह है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। और अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है। व्यापार की दृष्टिकोण से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जो क्योंकि इसमें जो अटलांटिक महासागर है इसमें जैसे यूरोप है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर अफ्रीका भी है। ठीक है, तो जिनकी कई सारी तटरेखाएं मिलती हैं, तो जहाँ व्यापार की स्थिति से बहुत व्यस्त महासागर है। ठीक है, इसका किनारा व्यस्त है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है वो हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजा आकार का है। किस आकार का है? ऐसे ऐसे, ठीक है। यह जो हिंद महासागर है ये कैसा है? त्रिभुजा आकार का है। इसके उत्तर एवं एशिया पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये जो महासागर हिंद महासागर, इसके जो एशिया पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये एशिया है, ठीक है, अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे एशिया और ये क्या है? अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसे स्थित है। स्थित है। अब आ गया दक्षिणी महासागर। एक मिनट, हाँ स्थित है। अब आगे क्या है? दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो क्या है? अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जो अक्षांश रेखा नहीं होता है, जैसे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, तो उसके 60 डिग्री पर, ठीक है, स्थित है। अक्षांश डिग्री पर दक्षिण अक्षांश तक फैला है।
अब आ गया आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी मतलब नॉर्थ पोल के वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। संकरे भाग से जुड़ा है जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह उत्तर अमेरिका का उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। जो यूरोप और एशिया है उसी से ये आर्कटिक महासागर घिरा हुआ है। अब आ गया वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायु, अब जैसे जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है? गैसें हैं, वायु है। जब गैसों से घिरी हुई पृथ्वी क्या वायुमंडल कहलाती है। तो इसमें पांच प्रकार की वो पाए जाते हैं स्थान, अभी बताते हैं। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों के एक परत से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है गैस के परतों से घिरी हुई है, जिससे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान कराती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जो हमारी पृथ्वी है ये जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं सूर्य की, पराबैंगनी किरणें, उससे बचाती है। जैसे ओजोन परत में अभी छेद हो गया था, अब तो खैर पूर्ण हो गया, लेकिन ये खबर आई थी वही लमसम 2020 इसमें शायद आई थी कि मतलब जो हम लोग की ओजोन परत है उसमें छेद हो गया। तो ये क्या हो, जो ओजोन परत है क्या करती है, जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य की उनसे बचाती है। नहीं तो यदि ओजोन परत ना हो, यदि ये जो सब गैसें ना हो, गैसों की परत ना बनी हो, तो इससे क्या होगा, ये सब हम लोग झुलस सकते हैं, जीवन क्योंकि संभव ही नहीं होगा। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो हमारा वायुमंडल है 16 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। इसी में जैसे है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, यही सब मंडल शामिल है, फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। जैसे क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्या है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और क्या है बहिरम मंडल। ठीक है, कहा जाता है। अब जैसे देखिए ये है क्षोभ मंडल, ठीक है, ये क्या है क्षोभ मंडल, ठीक है, ये है समताप मंडल, ये क्या है मध्यम मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, हाँ ये देखिए ये है बहिरम मंडल, आयन मंडल और मध्यम मंडल, समताप मंडल। और जो जैसे हवाई जहाज होता है वो कहाँ उड़ता है, जैसे मतलब कोई भी विमान यदि उड़ेगा तो वो क्या होता है क्षोभ मंडल में उड़ता है। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है वो जो तापमान होता है वो 0 डिग्री पहुंच जाता है, जैसे जिस पे बर्फ जमती है। इसी कारण ये जो समताप मंडल है यहाँ कोई चीज़ उड़ नहीं सकती, जैसे एयरप्लेन है, ये क्या है हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन वायुमंडल
मुख्य मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल है वो किस चीज़ का है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जो अन्य गैस हैं जैसे वो आर्गन है, हीलियम है तो मतलब इन सब गैसों से बना हुआ है। जो कि साफ तथा सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। ठीक है। आयन के अनुसार नाइट्रोजन आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और तथा दूसरी गैसें कितनी हैं? जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है और आयरन वो आर्गन है, तो इत्यादि गैसें जो भी हैं ये 1% मात्रा में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है। अब जैसे क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं तो क्या होता है, लोग पॉल्यूशन बहुत होता है, पेड़ कटते हैं तो इससे बहुत पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। देखिए जो क्लाइमेट चेंज है क्या है, जैसे बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये किस कारण से? ये सब पेड़ कट रहे हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। क्योंकि जो हम लोग के लिए शुद्ध ऑक्सीजन है तो ये हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। और जितने ही पेड़ लगेंगे, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए पेड़ों की कटाई को लोगों को रोकना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पेड़ नहीं लगा रहे और पेड़ों से क्या करते हैं, फर्नीचर बनवा लेते हैं घर में। अब जैसे उधर देहरादून साइड है, भीमताल साइड है, इस साइड क्या करते हैं लोग, लकड़ी के मकान बनाए हैं। तो पेड़ों की इतनी खपत कर रहे हैं, पेपर जो लिखने वाले पेपर होते हैं उनके लिए मतलब पेड़ों को बहुत यूज किया जाता है, काटा जाता है। तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सबको इस पे मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और पेड़ भी लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ लगाने से क्या है, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और जैसे दिल्ली का ही देखिए मौसम, मतलब कितना दिल्ली में पॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि वहाँ बहुत मतलब पेड़ तो है नहीं, सब बिल्डिंग्स हैं, कारखाने हैं, मतलब यही सब है। तो वहाँ जो भी है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पेड़ बचाओ ज़्यादा आवश्यक है। पेड़ बचाओ धरती बचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, पेड़ बचेंगे तभी धरती रहेगी। इसीलिए धूप देखिए बाहर आजकल क्या है, अब जैसे 23-24 में क्या हुआ था कि इतना मतलब गर्मी हो गया था कि एसी जल जा रहे थे। लेकिन अब वही है कि पेड़ लगाएंगे, बारिश होगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। तो अपने परिवेश को बचाओ, ये बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या, जो पौधे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए पृथ्वी गर्म रहती है। और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अवशोषित करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो ये बहुत गर्मी के कारण क्या होगा, जहाँ एसी जल जाते हैं, जैसे फिर बहुत गर्मी पर फसलें सूख जाएंगी, पानी बहुत दिन, जैसे धान की फसल, उसको देखो पानी की आवश्यकता होती है तो ये सब सूख जाएंगे। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उस प्रकार से वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। अब जैसे हम लोग
ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा ठंडा मौसम होगा, है। अब जैसे हम लोग जहाँ थल मतलब धरती पे खड़े हैं तो हम लोग को नॉर्मल लगेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएं तो क्या होता है, बहुत मतलब अच्छा ठंडी हवाएं चलती हैं। अब जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ पे जाइए तो वहाँ ये तो फ़ायदा है कि ठंडा रहेगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा ऊंचे जाएंगे तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये सिर्फ समताप मंडल से नीचे ही जो धरती पे वातावरण है यहीं पे काम करती है। हाँ, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यही तेजी से साथ यही तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही जो हवा के घनत्व में कभी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जो मतलब पहाड़ों पे जो जाते हैं घूमने, रिसर्च करने और जो पर्वत चढ़ते हैं, वो क्या रहते हैं, पेट पे एक सिलेंडर टांगे रहते हैं। वो किस लिए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। क्योंकि क्या जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी। ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। अब जो भी पर्वत चढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाने से सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। ऊपर की ओर जाते ही तापमान भी घटता है। जो ऊपर की ओर जैसे जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा, मतलब वहाँ ठंड पड़ने लगेगी, तापमान घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है पृथ्वी पर क्या करता है, दबाव। अब जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाएं, अब ऐसे तो जा नहीं सकते, तो सूट पहन के जाया जाता। तो देखिए अंतरिक्ष में कोई चल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ क्या है, वायु का दाब नहीं रहता। अब जैसे धरती पे हम लोग हैं तो क्या है, ऊपर से वायु प्रेशर लगा रही और नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हम लोग को धरती की ओर खींच रहा है। तो यही कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु का दाब कम होगा। जब कम होगा तो ऊपर सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ही फ्लोट कर सकते हैं। जैसे चांद पे है, चांद पे क्या होता है, कोई हवा नहीं है तो वहाँ लोग चल नहीं पाते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी लोग स्थिर नहीं रहते, सब तैरते रहते हैं। यह कुछ स्थान एक दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु चलती रहती है उसे पवन कहा जाता है, ठीक है। वही चीज़ है, जैसे जैसे यदि आप ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो वायु का दाब घटता है। अब जैसे पानी में कोई जाता है, पानी में क्या होता है, अब वो दो लोग अभी बीच में गए थे, हो गया है 1 साल लमसम, तो क्या हुआ था, वो सबमरीन पिचक गई थी, ठीक है, जो पनडुब्बी गई थी अंदर। क्या हुआ, जो क्योंकि पानी भी प्रेशर लगाता ना, पानी है, वायु है, ये सब क्या है, प्रेशर करके, जैसे मतलब एक, जैसे अब इस रूम में है, एक बलून लो, उसमें हवा भरी है अंदर, तभी वो फूलेगा। यदि अंदर बाहर की जो भी वायु है उसको यदि हटा दिया जाए तो अंदर क्या होता है, जो भी मतलब अंदर गैस है वो बिल्कुल और एक्सपैंड होने की सोचेगी, ठीक है। अब जैसे प्लेन में कोई भी व्यक्ति कोई कुरकुरा का पैकेट लेके जाता है, चिप्स का पैकेट लेके, तो जैसे प्लेन में जाता है तो प्लेन जब समताप मंडल में उड़ता है तो क्या होता है, वो फूल जाता है, और जब नीचे आ जाता है तो वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। फूल क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं रहता, तो इसलिए दाब सब खत्म हो जाता है। तो जो अंदर की गैस होती वो बाहर को निकलने को सोचती है, मेन रीजन यही रहता है। अब आ गया जीव मंडल। तो जीव मंडल क्या है, तो यह है जीव मंडल, ठीक है। जीव मंडल थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है।
जो जीव मंडल है, जो थल है, जल है, इसके और हवा के बीच का भाग है, ठीक, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं। तो इस पे जीवन संभव है, ठीक है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। अब जहाँ पे जो पृथ्वी है, इस पे बहुत सारे जीव रहते हैं। अब छोटे से लेके बड़े, चींटी से लेके बड़े जीव तक हर जीव रहता है, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, जो पानी में भी देखिए कितने सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो बैक्टीरिया से लेके बड़े स्तनधारियों तक जहाँ जीव पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। मनुष्य, प्राणी और जितने भी जीव हैं, सब जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, ये जीव मंडल से जुड़े रहते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करने तथा एक दूसरे को किसी एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जो परिमंडल और पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जितने भी जो भी जीव हैं, और ठीक है, ये क्या है, आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज होने लगेगा। जो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी तथा जो वन है, ठीक है, जो खेत हैं, उनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे जो ढाल का भाग है उसको बराबर करने के लिए जैसे लकड़ी की सिरावन होती है, ठीक है, उसको इस प्रकार से चलाएंगे तो क्या होता है, वो बराबर होता है। वही चीज़ बता रहा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। अभी सुनामी आई थी, ठीक है, तो क्या हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों का प्रवाहित होने से उनका जल मानव इस्तेमाल लायक नहीं बचा। जो नदियों और झीलों में जो जल है, अब क्या हो, मनुष्य ने ही तो ये गंदा कर दिया। जैसे गंगा नदी है, ठीक है, ये कितनी गंदी है। अब वैसे तो पवित्र मानी जाती है, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, उसको खूब गंदा किया, उसमें कूड़ा फेंक दिया है, पन्नी है, क्योंकि जो भी मतलब ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऐसे उसमें मतलब गंदगी फैलाई गई को वो अब मनुष्य के यूज लायक बचा ही नहीं। इस्तेमाल के लिए नहीं है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब जो दूषित जल है, ठीक है, अब जैसे कहीं झील है, तालाब हैं, नदियां हैं, तो इन सब में यदि दूषित जल है तो क्या होगा, गाय भैंस जो भी जानवर हैं, यदि पानी पी लें तो उनको भी नुकसान हो जाएगा, उनको भी बीमारियां लगेंगी। तो इसी कारण से अब कहा जाता है कि जो नदियां झीलें उनको भी गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग आजकल के मनुष्य मानते ही नहीं हैं। उद्योग, एक मिनट, हाँ, उद्योग तापीय विद्युत उद्योगों तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जो मतलब जैसे जो गाड़ी है उसका धुआं निकलता है, कारखानों से जो भी मतलब
गंदा गंदा धुआं मशीनों से निकलता है, और उसमें से जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो नदियों में भी बहा दिए जाते हैं, और जो अपशिष्ट धुआं निकलता है वो वायु में मिल जाता है, तो इससे प्रदूषण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या करती है, जो ऊष्मा होता है उसको सोख लेता अपने अंदर। अब पेड़ नहीं है तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऊष्मा सोखे है तो कहाँ, जहाँ शहर होंगे वहाँ खूब गर्मी होगी, हैं, जहाँ वन नहीं होंगे वहाँ तो फिर नुकसान होता ही है। इसे भूमंडलीय तापम कहा जाता है, ठीक है। इसलिए भूमंडलीय वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जो पृथ्वी पर जल है, वायु है, जीवमंडल है, इन सबको बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो पेड़ भी लगाने चाहिए, ठीक है, और सबका संतुलन बना के चलना चाहिए। अब जैसे लोग क्या करते हैं, अपना काम तो निखारे ले रहे हैं, खूब फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। यदि पेड़ तुम काट रहे हो तो उनको लगाओ भी, यदि इधर पेड़ काटो तो इधर तुम लगा भी दो, क्योंकि मान लो इधर तुम्हारा कार्य है तो इधर तो नहीं है, तो इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत। और जो फैक्ट्रियों से क्या है, गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है। अब जैसे आसपास से क्या है, पेप्सी की फैक्ट्री, उसमें क्या है, पेप्सी कोको कोला जैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सब नदियों में मिलता है, उससे क्या होता है, पानी की भी कमी होती है। तो यही सब कारण है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। तो आज का चैप्टर समाप्त होता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।